हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की, तो यहाँ हम अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम अपने सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए हम बुक फॉलो करेंगे रचना सीरीज़ की। हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन कहती है कि मैट्रिक्स is nothing but it is a set of m into n numbers। ये m into n नंबर्स का एक सेट है। जो नंबर्स रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और इन नंबर्स को अरेंज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। m into n नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर दिया जाए, जिस रेक्टेंगुलर एरे में m रो है और n कॉलम है। तो उस रेक्टेंगुलर एरे को या उस अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n नंबर्स को हम m बाई n मैट्रिक्स बोलेंगे और इसको पढ़ेंगे m बाई n मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास 6 नंबर्स हैं, हम इसको 2 इंटू 3 लिख देते हैं। 6 नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं। इन नंबर्स को हमने इस तरह अरेंज कर दिया है। इस अरेंजमेंट को भी हम एक मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस अरेंजमेंट में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखी हुई है, इसको हम बोलेंगे रो ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे लिए हुए रो, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये एक 2 बाई 3 मैट्रिक्स है। इसी तरह आप इस बी में नोटिस कर सकते हैं, इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो ये एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी एंट्रीज़ की बात करें, तो जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये इस बी की फर्स्ट रो में है, पहली रो में है। अगर हम काउंट करें तो यहाँ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ये बी की फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। तो हम इसको कहेंगे B11। तो ये बी की 1 1 एंट्री है, 1 1 एलिमेंट है। इसी तरह अगर -3 को देखें तो ये बी की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो ये B12 एंट्री होगी। इसी तरह अगर 9 की बात करें तो ये बी के थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो ये B32, थर्ड रो, सेकंड कॉलम एंट्री है, B32 है। क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं, तो हम एंट्रीज को B11 B12 लिख रहे हैं। और अगर मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसके एलिमेंट को हम ए से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे लिए A11 A12 टाइप की एंट्रीज होंगी। इन जनरल अगर हम मैट्रिक्स को लिखें तो आप देखेंगे कि ये जो पहली एंट्री है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको A11। इसी तरह A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड कंटिन्यू करते जाएं। अगर हमारे पास n कॉलम है तो A1n फर्स्ट रो nth कॉलम एंट्रीज। और इसी तरह हम रो को आगे कंटिन्यू करें तो इन जनरल हम किसी मैट्रिक्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें, कि हम मैट्रिक्स को थोड़ा शॉर्ट में दिखाना चाहें, तो मैट्रिक्स इसी ए मैट्रिक्स को, अगर ये हमारे पास m बाई n मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं A i j, और i वेरी करता है फ्रॉम 1 टू m। i हो सकता है 1 2 टू m।
एंड जे कैन वेरी फ्रॉम 1 to n, तो जे कैन बी 1 2 अप टू n कॉलम्स। तो इन शॉर्ट किसी मैट्रिक्स को ए आई जे इस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा शॉर्ट में आप इस तरह इसको शो कर सकते हैं कि ए इज़ ए आई जे एम बाई एन। यहाँ से ये आप इस तरह इसको समझेंगे कि मैट्रिक्स की एंट्रीज ए आई जे हैं, जिसमें एम रो है और एन कॉलम्स। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस। इसमें हमारे पास सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, तो अगर किसी रेक्टेंगल में उसकी साइड्स बराबर हो जाएं तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स के केस में अगर उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए, उसको हम कहेंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स फॉर विच m is equal to n, his number of rows and number of columns are same, is called a square matrix। जैसे कि अगर इस मैट्रिक्स में हम बात करें A में, तो यहाँ हमारे पास 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। सो इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में n रो n कॉलम है, उसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसी तरह इस मैट्रिक्स A में 3 रो 3 कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। सेम B 2 रो 2 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब A में ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में ये इसको हम कहते हैं डायगोनल। तो ये एलिमेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल पर आ रहे हैं, तो इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट में आप देख सकते हैं जैसे 3 है, तो इट इज़ A11, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। तो आई जहाँ आई और जे सेम हो, इस तरह के जो एलिमेंट है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, और बाकी जो एलिमेंट है उनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। हमारी अगली मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, या जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, एंड ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो 0 होगा। इस तरह की मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर वो ऑर्डर n की है तो हम उसको आई n से डिनोट करेंगे। ऑर्डर n का मतलब n रो n कॉलम। जैसे I2 ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके अलावा बाकी सब 0 होना चाहिए, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है 1 0 0 1। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की, तो डायगोनल पर 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इन जनरल अगर A हमारे पास है ए आई जे ऑफ m by, नॉट m by n, इट इज़ n by n ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है। और तो A आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बनेगी जब ए आई जे 1 होगा i इक्वल टू जे के लिए, तब डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, और नॉन डायगोनल के लिए ए आई जे इज़ 0। नेक्स्ट हमारी कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं, जैसे कि नल मैट्रिक्स, या जिसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ये आपको नाम से ही क्लियर होगा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों,
उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर डेफिनेशन को पढ़े तो द m by n matrix whose elements are all zero is called a null। इसको हम कैपिटल O से डिनोट करेंगे या कैपिटल O m by n। स्पेसिफाई करने के लिए कि इसका ऑर्डर m by n है तो हम उसको O m by n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो जैसे ये मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं और इसमें 2 रो और 3 कॉलम हैं, तो हम इसको O2/3 से डिनोट कर सकते हैं और हम इसको पढ़ेंगे 0/2/3 या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। इसी तरह रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। हाँ, ये भी एक क्लियर ही है कि वो रो मैट्रिक्स होनी चाहिए, रो की टाइप से दिखे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। एक रो और n कॉलम इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, इट इज़ ए 1/3 मैट्रिक्स एंड इट इज़ ए रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक ही रो है। इसी तरह 5/5 मैट्रिक्स एक ही रो है। सिमिलर कॉलम है इसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इसमें रो कितनी भी हो सकती है, रो पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंडीशन है कि सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, रो कितनी भी हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, इट इज ए 3/1 मैट्रिक्स। एनी m/1 मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें 4 रो है, एक कॉलम है, विल बी ए 4/1 मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स। हमारा अगला कंसेप्ट है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में भी सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट वो सेट होता है इसके एलिमेंट बड़े सेट के ही एलिमेंट होते हैं, मतलब कि वो बड़े ही सेट का एक हिस्सा होता है। इसी तरह सब मैट्रिक्स मतलब उसी का कुछ पार्ट है। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कहें कि कोई भी मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब हम उसकी कुछ रो या कॉलम हटा दें और उससे हटाने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आती है वो मैट्रिक्स पहले वाली मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अभी के लिए ए अपने आप की एक सब मैट्रिक्स भी है। जैसे हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, वैसे ही मैट्रिक्स के केस में है, हर एक मैट्रिक्स अपने आप की सब मैट्रिक्स है। और अगर इस मैट्रिक्स में से मैं पहली रो हटा दूं तो जो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स से A1 जो बन के आती है वो होगी 7 8 9 2 3 4 8 3। पहली रो हमने हटा दी तो A1 ए की सब मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर मैं पहली रो और दूसरा और तीसरा कॉलम हटा दूं तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो होगी 7 2 3 3। यही बचे हुए एलिमेंट है हमारे पास, तो ये भी एक ही सब मैट्रिक्स है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी। मैं इसको पहले एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख लेंगे। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास दो मैट्रिक्स है A1 और B1। तो दो मैट्रिक्स बराबर तभी होंगी, सबसे पहली चीज़ कि उनका ऑर्डर
या जो हम टाइप बोले वो सेम होना चाहिए। जैसे ये है 2/3 ऑर्डर या 2/3 टाइप मैट्रिक्स, ये भी 2/3 टाइप की है, तो दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। दूसरा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब जैसे A1 और B1 में अगर आप देखें, यहाँ 1 है, 1 है, तो फिर आप कहेंगे यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, 5 है, 5 है, 2 है, 2 है। तो आप देखेंगे कि A1 और B1 में सारे एलिमेंट सेम है, पर फिर भी A1 और B1 बराबर नहीं है, सेम मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये है कि एलिमेंट सेम नहीं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब इसका जो 1 1 एलिमेंट है वो उसके 1 1 एलिमेंट के सेम होना चाहिए, इसका जो 1 2 एलिमेंट है वो उसके 1 2 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अब A1 में जो 1 2 एलिमेंट है वो 3 है, वहीं B1 का 1 2 एलिमेंट 5 है, ये तो सेम नहीं है। तो इस वजह से ये मैट्रिक्स A1 और B1 इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। वहीं अगर हम इधर A2 और B2 को देखें तो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/4 2/4, और इनका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, A2 एंड B2 आर इक्वल मैट्रिसेस। थ्योरेटिकली अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, A विच इज़ रिटन एज AIJ, जिसको हमने AIJ से लिखा, और B BIJ से लिखते हैं, इनको हम कहेंगे कि दीज आर सेट टू बी इक्वल अगर वो सेम साइज की हों और साथ में एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस, ये नोटिस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस, इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम। मतलब A की ijth एंट्री B की ijth एंट्री के बराबर हो फॉर ईच पेयर ऑफ सबस्क्रिप्ट I एंड J, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अब इसी पर बेस्ड एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C सो दैट द मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। A B C की वैल्यू निकालें कि ये मैट्रिक्स A और B, कैपिटल A और कैपिटल B इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब इक्वालिटी की डेफिनेशन से दोनों मैट्रिक्स बराबर तब होंगे जब उनका साइज सेम हो, पहली कंडीशन। अब साइज तो दोनों का 2/2 है, साइज सेम है। अब दोनों मैट्रिसेस तब बराबर होंगी जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग A होना चाहिए 1, वहीं A प्लस B होना चाहिए 3, और B प्लस C होना चाहिए 5। A प्लस B होना चाहिए 3, B प्लस C होना चाहिए 5, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, और 2 तो 2 के इक्वल है ही। यहाँ से अगर हम A B C के लिए सॉल्व करें तो A की वैल्यू तो डायरेक्ट हमें मिल जाती है 1। इस A की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस B इक्वल टू 3। दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो B इज इक्वल टू 2, माइनस हो जाएगा क्योंकि। इसी तरह अब इस B की वैल्यू को यहाँ रख दिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस C इज इक्वल टू 5, और 2 को दूसरी तरफ लेकर के गए तो माइनस हो जाएगा, C इज 5 माइनस 2 विच इज 3। तो कह सकते हैं C इज इक्वल टू 3। A1 B2 B3। अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को किस तरह से हम जोड़ें और घटाएं। कोई भी दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हैं जब उनका साइज सेम हो।
अगर ए मैट्रिक्स का साइज़ m बाई n है तो b का साइज़ भी m बाई n होना चाहिए, तभी आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे या उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको मैं थियोरेटिकल अभी ना लिख करके पहले एग्जांपल से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज़ 3/3, B मैट्रिक्स वो भी 3/3। अगर हम A और B का सम कैलकुलेट करते हैं, A प्लस B होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, यहाँ होगा 5 + इसी तरह 3 + 2, 2 + 3, नेक्स्ट इज 1 + 4, 8 + 5। सिमिलर फॉर्म में आप पढ़ते जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन के आती है 6 5 5 5 13 12 16 12 12। तो A प्लस B मैट्रिक्स आती है ये। वहीं अगर हमें डिफरेंस करना हो, अगर हमें कैलकुलेट करना हो A माइनस B, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, कहेंगे इट विल बी 5 - 1, पहली एंट्री से पहली एंट्री माइनस, इसी तरह 3 - 2, 2 - 3, फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 1 - 4, 8 - 5, 6 - 6, 9 - 7, 4 - 8, 3 - 9। और इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये है 4 1 -1 -3 3 0 2 -4 -6। A माइनस बी मैट्रिक्स हमारे पास आती है 4 1 -1 -3 3 0 2 -4 -6। जनरली अगर A प्लस B को C से डिनोट कर दें और हम कहें कि हम C की ijth एंट्री चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि C की जो ijth एंट्री होगी, या फिर हम कहें कि A प्लस B की ijth एंट्री जो होगी वो A की ijth एंट्री प्लस B की ijth एंट्री हो। इसी तरह अगर आप डिफरेंस को A माइनस बी से डिनोट करते हैं, और अगर आप डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, तो D की जो ijth एंट्री होगी वो, या कहें डिफरेंस की जो ijth एंट्री होगी वो होगी A की ijth एंट्री माइनस B की ijth एंट्री, क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड किया है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस किया है। अब हम मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अभी मैं इनको थ्योरेटिकली बहुत डिटेल में प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जहाँ प्रूफ की हमें ज़रूरत होगी वहीं हम प्रूफ लिखेंगे, अदरवाइज़ हम सिर्फ चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, इनका टाइप सेम है, ऑर्डर सेम है, तो अगर आप ए और बी को जोड़ें या बी को पहले रख के और उसमें ए को जोड़ें, इसको आप एग्जांपल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये दोनों सेम आएंगी। जैसे अभी के लिए अगर ए हमने लिया 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स 3 2 1 5 4 2,
ए प्लस बी का मतलब हुआ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ए के एलिमेंट को पहले और बी के एलिमेंट को बाद में जोड़ना। वहीं अगर हम बी प्लस ए लेते हैं तो हम बी के एलिमेंट को पहले लेंगे और ए के एलिमेंट को बाद में लेंगे। 5 + 4, 4 + 5, 2+। तो आप आसानी से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी। तो आप ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम हो तो इसको हम कहेंगे कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। सिमिलरली आप इस प्रॉपर्टी को भी एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर आप पहले बी और सी को जोड़ लें, उसके बाद उसमें ए को जोड़ें, या फिर आप पहले ए और बी को जोड़ लें और उसके बाद उसमें सी को जोड़ें, तो यहाँ से जो मैट्रिसेस बन के आएंगी वो दोनों मैट्रिसेस सेम मैट्रिक्स होंगी। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। या तीसरा प्रॉपर्टी कहें कि कोई भी मैट्रिक्स लें और उस मैट्रिक्स में आप ज़ीरो मैट्रिक्स जोड़ दें। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इनका सम वापस से वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी में भी ऐड किया जाए सेम नंबर रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ज़ीरो को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ दिया जाए वो सेम ही रहेगी, और इसी को हम कह देते हैं कि ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ में, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको हमने ए आई जे से डिनोट किया, तो माइनस ए, नेगेटिव ऑफ ए जिसको हम बोलते हैं, माइनस ए को हम डिफाइन करेंगे कि ए की एंट्रीज को माइनस कर दिया जाए। जैसे ए अगर हमारे पास 1 2 3 4 है, तो माइनस ए होगा -1 -2 -3 -4। सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास माइनस ए मैट्रिक्स आएगी, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आएगी। कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ का मतलब है कि अगर तीन मैट्रिसेस हमारे पास है और हम ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम, ए और बी का सम ए और सी के सम के बराबर आता है, अब ए प्लस बी और ए प्लस सी इक्वल है, ए को कैंसिल किया जा सकता है, बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ये मैट्रिक्स के एग्जांपल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, ऐसा तो हर जगह होता ही है। नंबर्स में हम पढ़ते आते हैं कि अगर 2 + 3 बराबर x प्लस 3 है तो हम 3 को कैंसिल कर देते हैं और x 2 आ जाती है। ऐसा ही यहाँ है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ नंबर्स की ऐसी हैं जो मैट्रिक्स में डायरेक्ट होल्ड करती हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ नंबर्स की मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती। ये हम आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर से हमारा यहाँ मतलब है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, चाहे वो नंबर रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसको हम ए आई जे से डिनोट कर रहे हैं, तो के ए निकालने का मतलब हुआ कि ए की हर एक एंट्री को के से मल्टीप्लाई कर। इसी को एग्जांपल से अगर हम देखें, ए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है
3 2 -1 4 -3 1, और a एक स्केलर, हमने रियल नंबर 2 लिया, तो 2a निकालने का मतलब हुआ a की सारी एंट्रीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स हमारे पास आती है 6 -8 -6 है। इसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हर एक एंट्री को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसा कि बुक में दिया हुआ है, हालांकि ये एग्जैक्ट वो एग्जांपल नहीं है, सिमिलर एग्जांपल है। ये कहते हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों का टाइप सेम है, तो आप वेरीफाई करें कि 3 टाइम्स ए प्लस बी इक्वल होगा 3 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स बी के। मतलब पहले हम ए और बी को जोड़ लें, उसके बाद हमें 3 से मल्टीप्लाई करें, या पहले 3 से ए में मल्टीप्लाई करें और 3 से बी में मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों को जोड़ें, ये दोनों सेम आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें रिक्वायरमेंट है ए प्लस बी की, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम ए प्लस बी कैलकुलेट करें। अब मैं यहाँ दोनों मैट्रिक्स को फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ए प्लस बी ऐड करने का मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना। यहाँ मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ता हूँ, तो होगा 1 + 2 2 + 3 3 + 6। नेक्स्ट इज 5 + 5 2 + -2 एंड -1 + 4। सिंप्लीफाई होके आता है 3 5 9 10 0। कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें तो वो होगी 3 टाइम्स ए प्लस बी, ए प्लस बी निकाला और अब उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 a + b मैट्रिक्स हमारे पास है 3 5 9 10 0 3। और जब इस 3 को पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि हम 3 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी मैं इसको शॉर्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 × 3 इज़ 9, इसी तरह 3 × 5 इज़ 15, 3 × 9 इज़ 27, अगेन इट इज़ 30 0 एंड 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आती है ये मैट्रिक्स। वहीं राइट हैंड साइड के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी 3a की और 3b की। तो 3a मैट्रिक्स होगी 3 टाइम्स द मैट्रिक्स a, जो कि है 1 2 3 5 2 -1। और 3 को फिर से, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कंपोनेंट वाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 9 15 6 -। और 3b होगा 3 × मैट्रिक्स बी है 2 3 6 5 -2 4। 3 को फिर से कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 9 18 15 -6 एंड 12। जो राइट हैंड साइड है वो है 3a + 3b। 3a मैट्रिक्स और 3b मैट्रिक्स को हम जोड़ दें, फिर से मैं दोनों मैट्रिक्स को नहीं लिख रहा हूँ, यहीं डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो 3 + 6 इज़ 9, 6 + 9 इज़ 15, 9 + 18 इज़ 27, इसी तरह 15 + 15 इज़ 30, 6 + -6 इज़ 0 एंड -3 + 12 इज़ 9। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। हम पहले
ए और बी को जोड़ें उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करें, या पहले 3 को दोनों में मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को जोड़ें, सेम आता है। अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो उन्हें ऐड कैसे करना है और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर उसमें स्केलर कैसे मल्टीप्लाई करना, ये अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे कि हमने सम किया और डिफरेंस किया या स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, तो उसे देखकर दिमाग में यही आता है कि जैसे हमने इसमें कंपोनेंट वाइज ऐड कर लिया, कंपोनेंट वाइज माइनस कर लिया, कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लाई कर लिया, वैसे ही इनका प्रोडक्ट कर देंगे और ए इंटू बी हो जाएगा। ए इंटू बी हो जाएगा 1 इंटू 7, 2 इंटू 8, 3 इंटू 9, 4 इंटू 3, 5 इंटू 2, 6 इंटू। वेरी सिंपल। पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कंपोनेंट वाइज नहीं करना है, ये वैलिड नहीं है। अब अगर इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? अब ये सीखते हैं। मान लिया कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, मैट्रिक्स बी है 3 2 1 5 6 8 9 3 4 8 2 1। ए मैट्रिक्स हमारी है 2/3, बी मैट्रिक्स है 3/4, और हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ए इंटू बी। तो प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमने कहा कंपोनेंट वाइज नहीं करना है, अब इसमें आपको करना है कि आप ए की रोज लेंगे, ए की रो लेंगे और बी के कॉलम लेंगे। जैसे अभी हमने ए की फर्स्ट रो ली और बी का फर्स्ट कॉलम लिया, और इनको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। से जैसे 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, और इनको ऐड करते जाएंगे 3 इंटू 1। अभी हमने फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम लिया। इसी तरह अब मैं फर्स्ट रो लेता हूँ और सेकंड कॉलम लेता हूँ। जब मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया तो मैंने इसकी 1 1 एंट्री पर, पोजीशन पर इसको रखा। अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लूँगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 2 पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन पर इसको रखा जाएगा। कंपोनेंट वाइज करेंगे, 1 को 5 के साथ 1 इंटू 5, इसी तरह 2 को 6 के साथ 2 इंटू 6, 3 को 8 के साथ 3 इंटू 8। कंप्लीट हुआ। अब मैं फिर से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेता हूँ। हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे कॉलम्स कंप्लीट नहीं होंगे और रोज कंप्लीट नहीं होंगी। इसी तरह अब 1 को 9 के साथ, ये हो जाएगा 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट 3 को 4 के साथ करेंगे 3 इंटू 4। अब हम फिर से फर्स्ट रो और आगे वाला कॉलम फोर्थ कॉलम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू। अब हमारी फर्स्ट रो हमने सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ फर्स्ट रो का काम खत्म हुआ। अब हम अब हम सेकंड रो लेते हैं और सेकंड रो का सिमिलर सभी कॉलम्स के साथ कंपोनेंट वाइज करेंगे। तो यहाँ सेकंड रो 4 5 6 है, ये 3 2 1 है। कंपोनेंट वाइज करेंगे 4 को 3 के साथ 4 इंटू 3,
5 को 2 के साथ, 5 इंटू 2, 6 को 1 के साथ, 6। इसी तरह फिर से सेकंड रो, अब सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड पोजीशन पे आएगा, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 8। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 4 इंटू 9, 5 इंटू 3, 6 इंटू। इसी तरह आगे नेक्स्ट इज 4 इंटू 8, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू। अब हमारी सेकंड रो और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। आगे हमारे पास कोई रो नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। वी आर डन, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ए भी आता है, 3 प्लस 4 प्लस टी, here it is 5 plus 12 plus 18, 24, 3 into 8, 24. 1 into 9 is 9, 2 into 3 is 6, 3 into 4 12. 1 into 8 8, 2 into 2 4, 3 into 1 3. इसी तरह यहाँ 12 plus 10 plus 6. Here we have 20 plus 30 plus 48. Next is 36 plus 15 plus 24. 32 plus 10 plus 6। और जब इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स आती है ये, इसका ऑर्डर है 2/4। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए नोटिस करेंगे कि हमने मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ हमारे पास 3 कॉलम है ए में और बी में 3 रो है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अगर हम अपना पिछला एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ये हो और बी मैट्रिक्स से 7 8 9 10 11 12 और हम पिछले मेथड से इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 के साथ और 3 को हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि प्रोडक्ट ए इंटू बी, इसमें ए लेफ्ट पे रहेगा और बी राइट पे रहेगा। दिस प्रोडक्ट ए इंटू बी will be defined is defined if and only if number of columns of A, इसको हम लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। प्रोडक्ट तभी डिफाइंड है जब A के नंबर ऑफ कॉलम B की नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। इसी तरह B इंटू A तभी डिफाइंड होगा जब B के नंबर ऑफ कॉलम्स A की नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। अगर आप पिछले एग्जांपल में देखें तो अभी हमने ए मैट्रिक्स ली थी, जिसका ऑर्डर था 2/3 और बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/4 था। तो ए बी डिफाइंड था वहाँ, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, बी की नंबर ऑफ रोज हैं 3, इक्वल है। अब हम देखते हैं क्या बी ए डिफाइंड है। बी ए के लिए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए की नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए,
बी के नंबर ऑफ कॉलम है 4, ए की नंबर ऑफ रो है 2, तो ये डिफाइंड ही नहीं है। साथ में आप नोटिस करें कि ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और बी का ऑर्डर 3/4 है, और जब हमने प्रोडक्ट किया तो ए बी का ऑर्डर आया है 2/4। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने ए की रोज़ को यूज़ किया और बी के कॉलम्स को यूज़ किया। तो यहीं से आप नोटिस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट करते टाइम जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा उसमें ए की रो आएंगी और बी के कॉलम आएंगे 2/4। इसी को थ्योरेटिकली अगर हम लिखें, अगर हम ए बी मैट्रिक्स को सी से डिनोट कर दें और ए का ऑर्डर मान लेते हैं m/p है, बी का ऑर्डर p/n है, तो ए बी डिफाइंड है। उस केस में जो सी का ऑर्डर होगा वो m/n होगा, इसमें ए की रो और बी के कॉलम यूज होंगे। अब हम इसको अगर थोड़ा थियोरेटिकली देखने की कोशिश करें, मान लेते हैं कि ए बी को हमने मैट्रिक्स सी से डिनोट किया है। जो सी मैट्रिक्स थी उसकी जो 1/1 एंट्री है, C11 एंट्री, उसको हमने कैलकुलेट किया था ए की फर्स्ट रो और बी के फर्स्ट कॉलम। तो हमने उसमें यूज़ किया A11, B11, फिर हमने यूज़ किया A12, B21, A12 इंटू B21। नेक्स्ट हमने यूज़ किया A31, B31। तो इस C11 को आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट 1 1 A13 A13 1 यहाँ फिक्स है कि हम फर्स्ट रो यूज़ कर रहे हैं, और इधर फिक्स है कि हम फर्स्ट कॉलम यूज़ कर रहे हैं। बीच में जो समीशन है वो कंपोनेंट वाइज चल रहा है। तो आप इसे इस समीशन फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ समीशन ए फ्रॉम 1 to 3 ने ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज है। इट इज़ A1 के B K1 और K फ्रॉम 1 3। अब अगर आप इसी तरह C12 की बात करें तो C12 को मैं लिख सकता हूँ K फ्रॉम 1 to 3 A1 K B K2, क्योंकि 1 और 2 तो फिक्स है, इन बिटवीन समीशन रन करेगा। अगर जनरल बात करें, जनरल अगर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर m/p और मैट्रिक्स बी है ऑर्डर p/n, तब सी की ijth एंट्री को आप लिख सकते हैं aik bkj समीशन k इज फ्रॉम 1 p। जहाँ भी आपको जनरल फॉर्म की ज़रूरत हो प्रूफ करने की, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि प्रूफ्स आपके एग्ज़ाम में नहीं इतने पूछे जाते, तो हम एग्जांपल्स से ही आगे बढ़ेंगे। एक एग्ज़ाम्पल जो बुक में दिया हुआ है
बेसिक एग्जांपल है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहते हैं मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0 4 1 और मैट्रिक्स बी है ये। कहते हैं फाइंड कीजिए बी ए। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या बी ए डिफाइंड है, और बी ए तब डिफाइंड होगा जब बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। तो यहाँ ए का जो ऑर्डर है या टाइप है वो है 3/2, 3 रो है, 2 कॉलम है। इसी तरह इसका टाइप है 3/3। और बी ए के लिए हमें बी के कॉलम्स देखने होंगे, ए की रो देखनी होंगी, ये इक्वल होने चाहिए। बी के कॉलम है 3, ए की रो है 3, इक्वल है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी ए डिफाइंड। और अगर बी ए डिफाइंड है तो हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी ए अगर हमें निकालना होगा तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 2 3 0, और यहाँ हमने रख दिया ए मैट्रिक्स 1 2 3 0 4। मल्टीप्लाई करेंगे पिछले मेथड की तरह, रो कॉलम वाइज। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब जो एंट्री आएगी वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले में आएगी, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 1 इंटू। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, so it is 0 into 2 plus 2 into 0 plus 1 into। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में एंट्री 2 into 1 plus 3 into 3 plus 0 into 4। नेक्स्ट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 into 2 plus 3 into 0 plus 0 into 1। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ ऐड करके, ये 0 3 0, इट इज़ 3, part is 0, this part is 6 plus 4 10, 0 0 1 1, 2 plus 9 11, 4 plus 0। बी ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है 3 0 10 1 11 4। अब इन्होंने पूछा है कैन वी फाइंड ए बी आल्सो। तो हम देखते हैं ए बी के लिए फिर से हम देखेंगे ए के कॉलम्स और बी की रो। ए के कॉलम हमारे पास है 2 और बी की रो है 3। ए की रो है 2, ए के कॉलम 2 और बी की रो 3, ये इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी इज़ नॉट डिफाइंड। जब ए बी डिफाइंड ही नहीं है, और जब ए बी डिफाइंड ही नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड ए बी। साथ में आप यहाँ बी ए का ऑर्डर भी देख सकते हैं, क्योंकि बी ए का ऑर्डर था 3/3 और ए का ऑर्डर था 3/2। इसको हटा करके बी ए का ऑर्डर आया है 3/2। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इसमें फर्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, और इस तरह है कि जो मल्टीप्लिकेशन हम चाहते हैं, जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं वो डिफाइंड है, तो ये कहते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट्स डिफाइंड हैं तो आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें और उस प्रोडक्ट में फिर सी को मल्टीप्लाई करें, या फिर
पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें ए को मल्टीप्लाई करें, वो बराबर आएंगे। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ये ए बी सी फॉर्मेट में है तो ए बी सी फॉर्मेट ही रहेगा। ब्रैकेट को इंटरचेंज किया जा सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि ए बी और सी को आपने बी ए सी कर दिया, नहीं हो सकता है। अब ऑर्डर सेम रखेंगे, ए बी सी, सिर्फ ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके पास फिर से 3 मैट्रिक्स हैं और आप पहले बी और सी को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसमें ए मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले ए को बी में मल्टीप्लाई कर लें और ए को सी में मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दें, ये बराबर आएंगे। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी ऑर्डर सेम रहेगा। ए लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट से ही मल्टीप्लाई होगा। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि ये ए बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा आपका ए बी प्लस सी ए के, या फिर बी ए प्लस ए सी के, या फिर बी ए प्लस सी ए के। ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर यहाँ भी सेम रहेगा। जनरली दिमाग में ये आता है कि ए बी और बी ए तो बराबर ही होंगे। अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा कि ऐसा हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो और बी ए डिफाइंड ही ना हो, तो उस केस में इक्वालिटी की बात ही नहीं होगी। फिर माइंड में ये आता है कि चलो ए बी डिफाइंड हो और बी ए भी डिफाइंड हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो, तब तो इक्वल होंगे। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ मेरे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास ये जो दो मैट्रिक्स हैं, आप जब यहाँ से प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे ए बी और बी ए, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। ए बी और बी ए कैलकुलेट करेंगे और आप पाएंगे कि वो इक्वल नहीं है। वहीं ये फिर से हमारे पास मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 3/3, तो ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर 3/3 आएगा। और जब प्रोडक्ट करेंगे तो पाएंगे कि ए बी और बी ए यहाँ इक्वल है। तो ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो हम पढ़ते आए हैं कि या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। पर मैट्रिक्स के केस में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। आप देखेंगे दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है। एक नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ है, एक नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ है। और जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रोडक्ट आता है ज़ीरो मैट्रिक्स। जबकि आप ए बी की जगह बी ए कैलकुलेट करेंगे तो वो एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आता है। जबकि नंबर्स में हम पढ़ते हैं कि अगर ए बी ज़ीरो है तो बी ए भी ज़ीरो ही आएगा। तो इन सारे एग्जाम्पल से जो अभी तक हमने पीछे डिस्कस किए हैं, आप ये कह सकते हैं दैट मैट्रिक्स योर मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है। जनरली जैसे हम नंबर्स के केस में करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है से ए, ने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो ए स्क्वायर बन जाता है। ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो हम उसको ए क्यूब कह देते हैं। इसी तरह
क्या हम मैट्रिक्स के इसमें कुछ देख सकते हैं? तो अगर हमारे पास कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है ए और हम ए स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, और ए इंटू ए तब डिफाइंड होगा जैसे ए बी से अगर इसे रिलेट करेंगे तो ए इंटू ए तब डिफाइंड होगा जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं ए की ही नंबर ऑफ रोज के। और अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम और रो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप इस तरह की स्क्वायर्स तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक होगी। तो हमने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आप ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह अगर आप ए टू द पावर एन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए इंटू ए आपको ए एन टाइम्स कर सकते हैं। या फिर ए क्यूब कैलकुलेट करने के लिए आप ए स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ए इंटू ए तो ऑलरेडी ए स्क्वायर है। इसी तरह आगे प्रोसीड किया जा सकता है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स पर बेस्ड एक बेसिक सा एग्जांपल जो कि आपकी बुक में है, इसमें कहते हैं अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 by 3, तो आप प्रूव कीजिए दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 टाइम्स आई इज 0। तो ये प्रूव करने के लिए तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, 4a कैलकुलेट करना होगा और 5a आई कैलकुलेट करना होगा। तब आप ए स्क्वायर में से 4a माइनस कर देंगे और साथ में 5i माइनस कर देंगे। पहले हम यही कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो ए स्क्वायर के लिए आप ए इंटू ए करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है 988 898 889। मैंने इसको इस बार डिटेल में नहीं लिखा है, आप आसानी से कर सकते हैं। जब हम 4 टाइम्स ए कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था मैट्रिक्स की, तो 4 को पूरी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 1 2 2 2 1 2 2 1 के साथ जब 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 इंटू 1 इज़ 4, 8 8 8 4 8 8 8 4। इसी तरह 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट विल बी 5। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स इसके डायगोनल पे 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। 5 को जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 5 को हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। और अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो ये है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए स्क्वायर हमारे पास आया था 9 8 8 8 9 8 8 8 9 minus 4 times a is 4 8 8 8 4 8 8 8 4 4 times a यही आया है, माइनस 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन वैल्यूज़ को जब हमने यहाँ रखा, डिफरेंस हम लेते हैं कंपोनेंट वाइज। 9 माइनस 4 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 माइनस 0 0,
इसी तरह जब आप कंपोनेंट वाइज करते जाएंगे तो आप पाएंगे दैट दिस इज ए ज़ीरो मैट्रिक्स, जो कि आपका राइट हैंड साइड। इसको भी हमने फुल डिटेल में नहीं लिखा है, जब हम पी वाई क्यूज़ करेंगे तो डिटेल में सॉल्यूशंस को लिखें। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको नाम से ही तरीके से क्लियर है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर में हम इसको बोलते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है और एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, और अगर नीचे वाला ट्रायंगल हटा दे तो ऊपर वाले ट्रायंगल को अपर ट्रायंगल बोल देंगे। तो यहाँ हटाने का मतलब है मैट्रिक्स के सेंस कि नीचे वाली जो मैट्रिक्स है या नीचे वाला पार्ट जो है मैट्रिक्स का वो ज़ीरो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाला पार्ट ज़ीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं 1 2 0 0 0 0 0 5, इसमें ये ऊपर वाला ट्रायंगल हुआ और ये इसके डायगोनल हुआ। डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा ना स्टेटमेंट में कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम अपर ट्रायंगुलर कहेंगे अगर ए की आईजेथ एंट्री ज़ीरो हो जाए जब भी आई जे से ज़्यादा हो। आई जे से ज़्यादा होने का मतलब है जैसे ये एंट्री है, ये इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री है, तो ये A21 एंट्री है जिसमें I2 है और J1 है और I J से ज़्यादा है। इसी तरह ये A31 एंट्री है, इसमें भी I J से ज़्यादा है। ये A32 एंट्री है, इसमें भी I J से ज़्यादा है। तो जब भी I J से ज़्यादा हो और वो एंट्री ज़ीरो हो जाए, इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट ज़ीरो हो जाए, उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर वाला जो पार्ट है वो ज़ीरो है, उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो है। ये हमारे लिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नॉन जीरो एंट्रीज का ट्रायंगल नीचे की तरफ है। इसकी भी अगर इस एंट्री को आप नोटिस करें तो ये A12 एंट्री है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंट्री है, जिसमें I1 है और J2 है और I J से कम है। इसी तरह इस एंट्री को नोटिस करेंगे तो ये A23 एंट्री है जिसमें I2 J3 I लेस देन ये है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें I Jth एंट्री ज़ीरो हो जाए जब भी I J से कम हो, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सब ज़ीरो हो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये सिर्फ
डायगनल की एंट्रीज है जो नॉन ज़ीरो है, उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो डायगनल एंट्रीज में जनरली जो एंट्रीज होती है वो जैसे A11 है, A12 है, और A22 है, A33 है। तो A11, A22, A33 ये डायगनल एंट्रीज हैं। ये ही नॉन जीरो हो सकती है। उसके अलावा जो भी एंट्री होगी वो ज़ीरो होगी। तो ये कहते हैं जब भी आई और जे बराबर नहीं है, जैसे यहाँ आई और जे बराबर है डायगनल पर, डायगनल के अलावा आई और जे बराबर नहीं होंगे, तो जब भी आई और जे बराबर नहीं है तो वो एंट्री ज़ीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स। और डायगनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस, ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज बराबर हों, वो डायगनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब डायगनल के अलावा ये सब ज़ीरो होना चाहिए। और डायगनल की जो एंट्रीज हैं वो सारी इक्वल हों, बराबर हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर इक्वल। इन सारी मैट्रिसेस में आप ये ध्यान देंगे कि जहाँ भी उन्होंने कहा है ए आई जे ज़ीरो वेन एवर दिस, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि डायगनल के नीचे ज़ीरो होगा, डायगनल पर या उसके ऊपर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। ये ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। इसी तरह सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या जो भी हमने ऊपर देखी है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इनमें आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उनका हम प्रोडक्ट करें, वो प्रोडक्ट भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ जैसे ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो वेरीफाई करके देख सकते हैं, जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आया। इसी तरह अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में या स्केलर मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। अगर दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी लोअर ट्रायंगुलर ही आएगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे उनका प्रोडक्ट डायगोनल मैट्रिक्स ही आ जाएगा, और स्केलर मैट्रिक्स लेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स ही आ जाएगा। साथ में आप इनकी डेफिनेशन से नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन कहती है कि डायगोनल के अलावा बाकी सब ज़ीरो होना चाहिए, ऊपर भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो। जबकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहती है कि डायगोनल के नीचे ज़ीरो होना चाहिए जस्ट। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। सिमिलरली जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, और वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और अभी तक इसमें जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करेंगे। कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी बुक में आपको मिलेगा, वो लेके ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि वो थियोरेटिकल पार्ट हम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना थियोरेटिकल पार्ट हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी वो सॉल्व कर लेंगे। अभी के लिए जो एग्जांपल्स, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं, आपको
सॉल्व करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।